वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए हम 30 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कथन क्या क्या दिए हैं, कथन पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को मानवता के खिलाफ युद्ध अपराधों या अपराधों से अभियुक्तों पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या, आईसीजे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा क्या है, आईसीजे का निर्णय अंतिम है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे सही बताना है। तो सबसे पहला आपको पता है कि हमारे पास दो कोर्ट होते हैं, एक आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और दूसरा होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट होता है ये आपराधिक मामलों या अपराध या मानवता के विरुद्ध जो खिलाफ को होते हैं, तो उनके बाद 2002 से बना था, ये ध्यान देता है। ये आईसीजे यूएन का संस्था है, तो और ये इन सब में नहीं ध्यान पड़ता है। तो पहला क्या है, सही है। पहला जैसे ही आप सही करेंगे तो आप देखेंगे कि या तो पहला दूसरा सही है, तो दूसरा इसमें पहला तीसरा सही है या पहला सही है, तो दूसरा भी देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, ये आपको पता हो आईसीजे का निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो तीसरा सही है। अगर पहला तीसरा सही है तो आप पहला तीसरा मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देख लीजिए, दूसरा गलत है। क्यों? इसमें किसी भी न्यायालय के अपील के रूप में कार्य नहीं करता कि आपने अपील की फिर इसके बाद ये अपना फ्रेश केस शुरुआत करता है। इसका निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, आइसबर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, एक आइसबर्ग ताजे जल की बर्फ का विशाल खंड होता है जो एक हिमनद या बर्फ सेल से टूट जाता है और खुले जल में स्वतंत्र रूप से तैरता है। तो आइसबर्ग का मतलब वहां बिल्कुल सही। हिमनद हिमनद क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा विशाल हिम के खंड होते हैं जो टूट गया और महासागर में आ गए, तो उन्हें आइसबर्ग कह देते हैं। टाइटेनिक भी आइसबर्ग से टकरा गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे क्या है, अब इधर दूसरा ऑप्शन देखिए, महासागरीय धाराएं आइसबर्ग की गति को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए प्रभावित नहीं करते लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं महासागरीय धाराएं चलती हैं एक दिशा में, अगर यहाँ पे आइसबर्ग आ गया तो वो तो उसकी दिशा को तो प्रभावित कर ही देंगी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, और जैसे ही दूसरा गलत हो जाएगा तो आप सही आंसर में पहुंच जाएंगे, पहला तीसरा। तो तीसरा क्या है, आइसबर्ग धूल को प्रभावित करते हैं जो महासागरों में प्लैंकटन की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो पहला तीसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या, भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला तो सही है कि राज्यपाल अपने अनुसार विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत कर सकता है जो ठीक समझे। तो पहला सही है। दूसरा क्या, राज्यपाल को सदैव मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है और वह सदन की बैठक के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। अब सोचिए, अब उसके पास मंत्रिमंडल के पास बहुमत नहीं है, अब वो उसके सदैव इस तरह कार्य करना होता तो कहेगा बैठक ही मत आयोजित करो। तो आयोजित ही नहीं होगी तो फिर वह सीमित सरकार या सरकार संवैधानिक सरकार चल ही नहीं पाएगी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है, न्यूमोकोकल रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी यूपीएससी में ये नहीं इसी तरह का मिलता जुलता है। तो चलिए चौथा देख लीजिए, न्यूमोकोकल रोग एक जीवाणु जनित रोग है और ये विश्व भर में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला ऑप्शन सही है। इसको न्यूमोकोकल रोग को निमोनिया भी कह देते हैं। ठीक है, तो न्यूमोकोकल रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में श्वसन, स्राव और लार या बलगम से सीधे संपर्क में आने से फैलता है। दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन भारत के ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आजकल बड़ा चीन और में है, तो चीन में ये चलिए पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मेटल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
दुर्लभ मृदा तत्व रेडियोधर्मी नहीं होते, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, इन तत्वों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय समन और राष्ट्रीय रक्षा के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, चीन के पास दुर्लभ मृदा तत्वों का 80% भंडार मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्लभ मेटल पहला ऑप्शन हो जाए गलत, क्योंकि इनमें लिखा हुआ तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। दुर्लभ मेटल जो भी मेटल हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं। तो आप पहला ऑप्शन जैसे ही गलत करेंगे तो आप सी ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या, ये आपको याद होना चाहिए कि चीन के पास मृदा दुर्लभ तत्वों का 80% भंडार मौजूद है। थर्ड ऑप्शन सही है। इन तत्वों का उपयोग स्वतंत्र दूसरा भी सही हो जाएगा, लिखा है तो पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए, पानीपत की लड़ाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब लड़ाई, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तो तृतीय लड़ाई के बारे में बात करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ा गया था, तो पहला ऑप्शन सही है। महाराजा सूरजमल उन लोगों में से थे जिनकी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्या थे कि ये नॉर्थ इंडिया के एक प्रोमिनेंट जयपुर के पास जाट सम्राट थे, महाराजा थे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या, युद्ध के बाद मराठों ने उत्तर भारत में अपना प्रमुख स्थान खो दिया, जिससे अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों को संभालने का मार्ग प्रशस्त हुआ। थर्ड भी सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही। पानीपत की लड़ाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उनका कौन से सही हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में सूर्यवंश की नींव रखी गई थी। तीसरा क्या, पानीपत का तीसरा तो मराठा और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। तो आपको ये पता, अभी ऊपर जस्ट डिस्कस किया कि तीसरा में क्या है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो तीसरा गलत। तो इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई में सूर्यवंश की नींव रखी गई, तो दूसरा लड़ाई जो हो गई थी अकबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो बचे कौन, यही ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है इसका। लोधी वंश और बाबर के बीच में हुआ था। भारत का मौसम विभाग आईएमडी उत्तर भारत के लोगों में शीतलहर के दौरान शराब पीने को क्यों नहीं कह रहा। ठीक है, ये आप जैसे आप होता नहीं कि शराब पीने से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा या बहुत अच्छा होता है, ठंडी में फ़ायदा करता है, तो ये इसी तरह के क्वेश्चन आपकी आंखें खोल देंगे। इसमें ऑप्शन पढ़िए कि शराब एक महंगा शराब महंगी है, तो ये तो कभी कहेगी नहीं कोई भी ऑफिशियल विभाग, सरकारी विभाग, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अति आत्मविश्वास जिसके कारण जोखिम उठाना पड़ता है, तो अब कोई कह सकता है कि शराब पीने से अति आत्मविश्वास आएगा, ये भी लॉजिकल नहीं, तो दूसरा भी कट हो जाएगा। अब अगर ये दोनों नहीं तो उपरोक्त सभी तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो सी ऑप्शन होगा, शराब पीने से शरीर का मुख्य तापमान कम हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटिव टीके के उपयोग का महत्व क्या है, कि उपयोग का क्या महत्व है। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनमें क्या है, जैसे ये थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या है, इन टीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कोई भी ऐसा टीका जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, ये थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि पोलियो भी है तो किसी एक दो के में पोलियो हो जाती, तो साइड इफेक्ट तो रहता है। तो तीसरा ऑप्शन जैसे ही आप कट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक या मतलब ए होगा या बी होगा, इन दो ऑप्शन 50-50 हो गए। तो दूसरा पढ़ लीजिए क्या है, एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता जो दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी नहीं को कम कर किया जा सकता। तो वैक्सीन में होता है, वैक्सीन बार बार दवा देने से इसकी मतलब उसके एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, मतलब एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम की जा सकती है। तो बिल्कुल ऑप्शन लॉजिकल भी सही लग रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो आपको पता पहला तो सब वैसे भी सही, तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। पहला पढ़ लीजिए क्या है, ये टीका निमोनिया के साथ साथ मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के खिलाफ भी प्रभावी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 2 फसलों के लिए किसान निवेश का समर्थन करने के लिए रायत बंधु योजना कार्यक्रम किस कल्याणकारी कार्यक्रम किस राज्य का है, तो ये तेलंगाना सरकार का है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब कथन देखिए और ऑप्शन देखिए। पहला कथन क्या है, नए माल और सेवा कर मतलब जीएसटी के नियमों के अनुसार 50 लाख से अधिक के मासिक टर्नओवर वाले, अब ध्यान रखिए 50 लाख से अधिक मासिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को अपने जीएसटी दायित्व का कम से कम 1% नगद के रूप में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। कंपोजिशन स्कीम के तहत एक व्यवसाय इनपुट क्रेडिट का लाभ उठा सकता है। तो इसमें तो कंपोजिशन स्कीम में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जो इसका फायदा लेगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो ये ए होगा या तो डी होगा। तो ठीक है, इसमें क्या है कि ये पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नगद में अनिवार्य है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मगर इसे याद कर लीजिए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यदि आप साहनेवाल से दनकुनी तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आप भारत के भीतर राज्यों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसके माध्यम से आप यात्रा कर सकते हैं, जिसमें मूल और गंतव्य शामिल है, मतलब जिस स्टेट से आप जाते हैं और गंतव्य जहाँ पे पहुँचना वो शामिल है। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए साहनेवाल है कहाँ और दनकुनी कहाँ है। तो ये दोनों आप पता होंगे, जैसे स्टेट ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है तो इसमें जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ तक जाता है उसके नाम है। तो ये पंजाब में साहनेवाल और दनकुनी वेस्ट बंगाल में। आपको इसमें बताना है कितने, तो आप इसमें सब कहाँ कहाँ से, तो सोचिए, तो पंजाब के बाद आप हरियाणा जाएंगे, हरियाणा के बाद यूपी गए, यूपी के बाद कहाँ जाएंगे, बिहार जाएंगे। तो हो सकता है आप झारखंड जाना चाहें, मगर बिहार की बॉर्डर तो वेस्ट बंगाल से भी लगती है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, न्यूनतम, तो आप न्यूनतम वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इसको ऑप्शन बी 5 राज्य सही हो जाएंगे क्योंकि इसमें इंक्लूड करना है। इनर लाइन परमिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है, पहला कथन क्या है, इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आईएलपी प्रणाली के तहत संरक्षित राज्यों में जाने या रहने की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन ये सही है, क्योंकि आपको एक लग सकता है भारतीय नागरिक को भी ये देता है। तो आईएलपी में यही है कि जो, क्योंकि वो संरक्षित क्षेत्र होता है, वहाँ जाने के लिए कोई भी भारतीय जाएगा तो उसे आईएलपी लेना पड़ेगा, विदेशी के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो दूसरा क्या है, यह अवधारणा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से उत्पन्न हुई है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, लद्दाख में लेह जिले में कुछ हिस्सों के लद्दाख में लेह जिले के कुछ हिस्सों के लिए एक आईएलपी आवश्यक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तीसरा भी क्या है कि हमारे ईस्टर्न में ही लागू हुआ है, ये मतलब आईएलपी लगता है, तो ये लेह और लद्दाख में नहीं लगता। तीसरा ऑप्शन हो जाए गलत। तो तीसरा जैसा ही गलत होगा तो आप इसे पूरा कट कर देंगे, अब ये ऑप्शन में पहुंच जाएंगे पहला दूसरा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आईएलपी तो इधर साइड में अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में है, तो ये केवल, मगर यहाँ पे लिखा है केवल, तो इस वजह से ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में निम्नलिखित भौगोलिक स्थानों की व्यवस्था करें। कि उत्तर से नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो कौन कौन से पहले आएंगे। तो नॉर्थ में, अब सियाचिन तो आपको पता होगा कि सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल सियाचिन में तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो पहला तो ऊपर होगा, तो मतलब सी और डी तो वैसे कट हो जाएंगे, तो या तो दूसरे तीसरे में कन्फ्यूजन है। तो लेह आपका सियाचिन के बाद लेह आता है, और लेह के बाद आता है डेमचोक। डेमचोक हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की बॉर्डर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए क्या है, हाल ही में हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने जंगली सूरज के गुलाब की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसमें अद्वितीय विशेषताएं हैं, जिसे कि एक कंदमूल, इसकी पत्ती में कुल्हाड़ी के बालों कुल्हाड़ी में कुल्हाड़ियों में कोई बाल नहीं है, एक लाल गुलाबी फूल, लंबी आकार के फल और बिना चमक के तांबे के भूरे रंग के बीज। भारत के किस भाग में खोजी गई। तो पहले आपको पता चलिए किस प्रजाति के बारे में बात कर रहा है। तो लाली कौन, लाली पालूकल लाली ऐसे कुछ करके नाम है, ये प्रजाति है, इसका मतलब ये फूल खोजा गया है।
तो इसमें ये कहाँ पाया जाता, तो ये ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे कम ही जाने या याद करने की संभावना बहुत ही कम होती है, ईस्टर्न कोस्ट में है। ठीक है, तो मतलब पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।